नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो आप लोगों के साथ मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का इज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री पाक वर्सेस इंडिया पब्लिक रिएक्शन। ये है इस वीडियो का टाइटल। यानी कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है? तो ये सवाल ही थोड़ा अपने आप में अजीब है, और ये सवाल इसलिए अजीब है क्योंकि भाई आज तक हम लोकतांत्रिक ही रहे हैं, वो चाहे इतिहास हो चाहे वर्तमान हो, और आगे भी लोकतांत्रिक ही रहेंगे। लेकिन अब इस पर पाकिस्तानी जनता की राय क्या है जरा देखते हैं, फिर उसके बाद बीच बीच में मेरा ज्ञान चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, डेमोक्रेसी के बारे में आपने कई दफ़ा सुना होगा, आपने उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन मैं आपको इन डेफिनेशंस में उलझाना नहीं चाहूँगी। मैं डेमोक्रेसी की बड़ी एक आसान सी सादा सी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। डेमोक्रेसी होता क्या है? बेसिकली डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। जो सबसे आसान डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो ये है। आप दुनिया में बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के हवाले से, और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी डेमोक्रेसी के हवाले से है कि क्या लोगों को लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। ये सवाल से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। उनकी बुनियादें मैं अगर बात करूं ना, आपने मुझसे इंडियन डेमोक्रेसी के पहले सवाल कर लिया, तो इंडियन डेमोक्रेसी को देखें आप, शुरू कहाँ से होती है और कहाँ तक। उनकी एक बड़ी, थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए। देखें 1906 में यहाँ मुस्लिम लीग बनती है, 85 में वहाँ कांग्रेस बनती है। अब कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर्स को आप देखें, कितनी सज़ाएँ, कितनी उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की वहाँ पे। गांधी जी ने, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल से बैठ के किताबें लिखी हैं। मतलब उन लोगों ने एक बड़ी स्ट्रगल की है इस निज़ाम के लिए, और बड़ी उस स्ट्रगल के बाद जाके उन्होंने ये अटेन किया है, और फिर वो जाके डिलीवर करने में कामयाब हुए। हम थोड़ा अनफॉर्चुनेटली इसमें अनलकी रहे हैं कि मतलब जवाहरलाल नेहरू देखें, वो 65 के बाद तक अपनी कौम को डिलीवर करके। हमारे यहाँ जो हमारे लीडर थे, जो एक कौम के ऊपर बाप की सूरत में बैठे थे, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो 48 में अनफॉर्चुनेटली एक टूटी भी ख़राब एम्बुलेंस में दम दे गए। उसके बाद यतीम बैठी हुई है कौम। कोई भी आ जाता है, आके दिलासा दे देता है, नलके लगवा दूंगा घर में, बिजली सस्ती कर दूंगा, महंगाई ख़त्म कर दूंगा। हम लोग उसी की उंगली पकड़ के साथ चल पड़ते हैं। होता क्या? कुछ भी नहीं होता। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट आई है, चलें पिछले तो ये हम कहते हैं कि 30 साल से 35 साल से चोर थे, बारियां लगी हुई थी, नूरा कुश्ती थी, 1 बाय 1 टर्न चल रहा था। अब तो एक नई हुकूमत आई है, क्या चेंज किया? कुछ भी नहीं। जैसे वो 4 साल बैठ के दबा के खाते थे, बाकी आखिरी साल में आके लगा देते थे, सेम वही कुछ हो रहा है। अब रिसेंटली मैंने मेट्रो बस देखी है लाहौर की, 3 साल उसका इतना बुरा हाल रहा है, मैं ट्रैवल करता हूँ उसमें, इतना बुरा हाल रहा है उसका कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बाहर लिख के लगा दिया जी कि पंजाब हुकूमत जो है इसको इतनी सब्सिडी दे रही है। अब आके बसें भी नहीं ख़रीद ली हैं, वो प्रोजेक्ट भी अच्छे से चलाना शुरू कर दिए। क्यों? 3 साल ख्याल नहीं है, अब इलेक्शन करीब आ गया तो ख्याल आ गया। आपको क्या लगता है, क्या जो हमारी नेबरिंग कंट्री है भारत, वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही है? हाँ, मेरा ख्याल में कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उनके अंदर एक फैनेटिसिज्म ज़्यादा है, रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, और वो उनकी डेमोक्रेसी को मेरे ख्याल में ओवर पावर कर रहा है, या शायद उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए। क्योंकि जब रिलीजियस ग्रुप फैनेटिक्स आ जाते हैं तो वो फिर हर चीज़ पे हावी होने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, ये वो भाई साहब बात कर रहे हैं फैनेटिक्स की, जिनके यहाँ जमातुद्दावा हाफिज सईद हैं, ज़कीउर रहमान लखवी हैं, आप समझ रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को जिसने छुपा रखा है, जिनके यहाँ सैकड़ों ऐसे संस्थाएं चल रही हैं जिनका सीधा संबंध आतंकी टेरर फंडिंग से है, जिसकी वजह से ये एफएटीएफ में हैं, जिसकी वजह से मतलब अब मैं क्या बताऊं कि यूएन में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इनके देश में पाए जाते हैं, जिनका पीएम ये कह चुका है कि भाई हमने 30,000 40,000 आतंकवादियों को ट्रेन किया है, हमारी सेना ने उन्हें ट्रेन किया है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जिनके यहाँ अब खैर लिस्ट बड़ी लंबी है, वो बात कर रहे हैं भारत की डेमोक्रेसी के बारे में कि वहां पर रिलीजियस फैनेटिसिज्म हावी हो गया है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, आपके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। धार्मिक उन्माद आपके यहाँ है, बात बात पे मंदिर आपके यहाँ हमारे हिंदू भाइयों के जलाए जा रहे हैं, बात बात पे क्रिश्चियंस को आपके यहाँ मारा जा रहा है,
शियाओं को मारा जा रहा है, अहमदियों को मारा जा रहा है, और ये सब मजहब के नाम पे हो रहा है। हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप? तो ये कहना बड़ा हास्यास्पद, मतलब हंसी आ रही है। खैर, सोच है चूंकि भरी गई है ना अंदर, और इस वजह से शायद उनके ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गए हैं। जिस तरह भारत अपने आप को कहता था कि हम बहुत बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ उस तरह का वो नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म और डिक्टेटरशिप है, और वो हर चीज़ पे हावी हैं, हुकूमत पे भी और हर जगह। तो आवाम को शायद उस तरह रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और वो बेचारे बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में मीडिया इंडिया का किस तरह वो कर रहा है और किस तरह बिहेव कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, तो ये चीज़ तो है। डेमोक्रेसी को समझने वाले डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। हमारे पास है सरमायादार, जो सिर्फ अपनी जेब भरना जानते हैं और अपनी जेब भर के फिर वो उसको खाना जानते हैं। सरमायादार मेंटालिटी है ना कि 3 साल खा लो, 1 साल लगा दो। अब कहाँ 3 साल का इतना बड़ा रेवेन्यू जो करप्शन से भी आया, अपने कारोबारों से भी आया, ज़मीनों से भी आया, फैक्ट्रियों से भी आया, मिलों से भी आया, और कहाँ ये 1 साल की इनकम क्या कहती है? इतनी इतनी करप्शन उठा के देखें, इतना इतना पलंदा निकल आएगा। तो डेमोक्रेसी नीड ऑफ द आवर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो आज हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के हवाले से। डेमोक्रेसी वो हुकूमती निज़ाम है, वो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसको आज प्रैक्टिस किया जा रहा है। कंपैरिजन कर रहे थे हम पाकिस्तान और इंडिया का, और हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या आपको लगता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं? तो लोगों को ये लगता है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया के अंदर, वो भी डेमोक्रेसी का एक उसमें बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, बात की जाए डेमोक्रेटिक लीडर्स के हवाले से, तो इंडिया को बहुत सारे डेमोक्रेटिक लीडर्स मिले हैं, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए। पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली ये मसला पेश आया कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो हमारे लीडर थे वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। वो इतना सर्व नहीं कर पाए इस कंट्री को, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक सफ़र कर रहा है, कि ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी जो है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया है उसको डिक्टेटरशिप कभी फेस नहीं करनी पड़ी। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर स्ट्रेंथन हो रही है। तो ये कुछ रिव्यूज़ थे लोगों के। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जैसे आपने खुद कहा कि डेमोक्रेसी जनरली ये है कि मोनोपोली को आप जितना मिनिमाइज कर सकें, तो सर आप वैसे मुझे लगता है कि कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स वालों ने सवाल गलत पूछा है। सवाल ये पूछना चाहिए था कि इज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री? ये सवाल ज्यादा अच्छा होता, और फिर उसका कंपेयर करते आप भारत से। खैर, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है इस लिहाज से इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है? बिल्कुल है। मैंने आई हैड लास्ट लिसन स्पीच, उनकी एक वज़ीर थी, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा, समझ लें कि हमारा गलत डिसीजन है इनको करके। वो आपने वो एग्जांपल सुनी है दूर के ढोल सुहाने, मतलब वो बहुत खुश हैं। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। अगर आप उनकी सेनेट में जाकर उनकी बात सुने या उनकी असम्बलीज़ में अगर उनकी बात सुने जाकर, दे आर नॉट हैप्पी विद नरेंद्र मोदी। तो डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, ये है कि वहाँ पे पब्लिकली देखा जाए तो ज़्यादातर मुसलमान वहाँ पे है। ये एक ब्लेसिंग है, अच्छा है। लेकिन ये कि डेमोक्रेसी तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन होना चाहिए। पब्लिक राय होनी चाहिए आपकी। पब्लिक राय के साथ आपके तमाम आइन, आपकी जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। मेरा ये पॉइंट है। तो सर, जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, अरे मेरे भैया, पब्लिक ने चुना है ना बॉस, वोटिंग से चुना है ना बॉस। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। कोई आके ऊपर से बैठा नहीं है। पब्लिक ने चुना है नरेंद्र मोदी को, और आप लोगों के पास पता नहीं कहां से क्या खबरें पहुंचती हैं। भाई चलो, मान लो पहली बार अगर हो सकता है गलती हो गई, क्या दूसरी बार भी गलती हो जाएगी? बॉस, यहां की पब्लिक ना आपके यहां से बहुत ज्यादा समझदार है। उसे पता है कि उसे कैसा लीडर चाहिए, क्या चाहिए। आप लोग की तरह नहीं है। आप लोग की तरह होता तो अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता हमारे देश का। आधे से ज्यादा टाइम तो आपके यहाँ डिक्टेटरशिप रही है, और आप हमें सिखा रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है। जो खुद तानाशाही में जी रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, भारत में तो डेमोक्रेसी नहीं है यार, लोकतंत्र नहीं है। क्या मजाक है यार।
जो इंटरनेट की वॉर है, टेक्नोलॉजी की वॉर है, इस दुनिया में डेमोक्रेसी आपको कितनी इम्पोर्टेंट लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी मैसेज अपना मीडिया के थ्रू दे सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, देखिए जिस तरह आप लोग कवरेज कर रहे हैं, ठीक है। एक मैसेज पहले था वो वक्त, आपको मैसेज जो है ना पूरी दुनिया तक, ये पूरे एक जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचता था। मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दे रहा है कि आपको कोई भी मैसेज है फ्रॉम डेमोक्रेसी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू डेमोक्रेसी, कोई भी मैसेज है आप लोग दे सकते हैं। तो आगे कोई भी चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि छुप सकती है। कोई भी अगर इशू क्रेज़ होता है, आप कोई भी जो है उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें तो आपके जो मैसेज बाय मीडिया आप पहुँचा सकते हैं, जहाँ मर्जी पहुँचा सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया एक जमहूरी या डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इसके बारे में? इंडिया जो है ना वो एक जमहूरी मुल्क तो है, लेकिन उसमें लोग ज़्यादा डरते हैं। आमरीत सा कानून वहाँ पे है, क्योंकि लोग जो है ना वो जमहूरियत ज़्यादा लाइक इसलिए नहीं करते कि उनके पास वसाइल नहीं हैं, तो इसलिए वो बार बार वही वज़ीर आज़म और वही सारा सिस्टम जो होता है वो हो जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में जो है ये है कि जमहूरियत है, लोग बाहर निकल आते हैं। और हमारे जो आजकल के हुक्मरान हैं उन्होंने क्या नारा बनाया है, पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ लफ्ज़ जेबे पा। अच्छा सर, आपने जैसे बात की आपको इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं लगती क्योंकि वहाँ पे आमरीत है। सर, आमरीत तो आपको यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी नज़र आती है, तो क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन उधर ज़्यादा है। पाकिस्तान फिर भी उनसे बेहतर है। हाँ, ये है उनसे तो बेहतर। सियासी अगर मैं निज़ाम की बात करूँ या अरे भैया, हंसा हंसा के यार पेट फुला देंगे ये लोग तो। हंसा हंसा के यार पता है क्या है, ये तारीफ नहीं कर सकते भारत की, ये जलन है इनकी। ये तारीफ नहीं कर सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तारीफ करेंगे तो पाकिस्तान भारत के सामने कमतर दिखेगा, और ये भले ही झूठ बोलना पड़े, भले ही कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो कमतर तो नहीं दिखा सकते बॉस। और यही भाई साहब ये कर रहे हैं। इनको पता है कि भारत एक जमहूरी कंट्री है, मतलब लोकतंत्र है भारत में, और लोग कुछ भी कहते हैं, सरकार के खिलाफ इतनी सारी बातें होती हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जाता। सबको आजादी है अपने मन की बात कहने की। और लोग कहते हैं, आप देख लीजिए, मीडिया में उठा के देख लीजिए, लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, प्रॉब्लम्स हमारे देश में भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम लोकतांत्रिक नहीं हैं। अरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हमारे यहां होता है। एक एक आदमी का वोट इंश्योर किया जाता है कि उसको मिले। आप शायद आपको पता नहीं है, गुजरात में वो कौन से जगह है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, गिर के जंगल हैं, वहां पे एक महंत है, एक मंदिर में पुजारी हैं, उनके लिए अकेले हैं, वो उस पूरे इलाके में अकेले वोटर हैं, और उनके लिए भी वहां पे बूथ बनाया जाता है। वो अकेले आके वोट देके जाते हैं। तो आप समझिए कि भाई लोग चुनते हैं। हमारे यहां, आपके यहां की तरह आर्मी के अफसर आकर और प्रधानमंत्री को हटा नहीं देते, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटा नहीं देते और खुद आके नहीं बैठ जाते, खुद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। और या फिर इमरान खान की तरह कि उन्हें पार्टी आ गई, अब सेना ने उनको सपोर्ट कर दिया और उनको सिलेक्टेड पीएम बिठा दिया। इलेक्टेड तो है नहीं वो। तो आप समझिए यही फर्क है। और जब तक ये सोच आप लोगों के अंदर जिंदा है ना, तब तक आपके देश का कुछ भला नहीं हो सकता। यही होता रहेगा और ऐसा ही होता रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, आपको क्या लगता है तो कौन सी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, पाकिस्तान में या इंडिया में? नहीं, पाकिस्तान में ज़्यादा है। हमारे मुल्क में ना बहुत अच्छा कानून है, और बाज़ कानून तो हैं जो उनके मुकाबले में बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पीछे हैं, नहीं, हम पीछे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, और इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की भी होगी। तो सर, मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से या मौजूदा टाइम के हाथ से डेमोक्रेसी आपको लगता है नीड है हमारी कंट्री की? जी बिल्कुल है, ज़ाहिर है डेमोक्रेसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी वजह से ही हम अपने मुल्क में तरक्की भी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कर भी रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है इस चीज़ की। मैं समझता हूँ अच्छा है हमारे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह, और आगे भी इसको ज़्यादा फ़रोग मिलेगा।
तो सर दुनिया में जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही है, आप कैसा देखते हैं उसको? मेरे ख्याल में हर मुल्क का एक अपना सिस्टम है, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं हर कंट्री में, लेकिन वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को देखते हैं, उनके इदारे बहुत मजबूत हैं। हमारे इदारे अभी एक प्रोसेस में चल रहे हैं क्योंकि हमें उस तरह से मैच्योरिटी अभी नहीं आई, लेकिन काफ़ी उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हम भी एक दिन आएगा कि बहुत ही अच्छे उसमें आ जाएंगे लेवल पे। और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी जा रही हैं डेमोक्रेसी में, और बहुत हैं उनके अपने सिस्टम्स चल रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। इसी तो सर जो डेमोक्रेसी है वो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए कितना ज़रूरी लगती है? जी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के आप आवाम की राय से आते हैं वो सियासी इस्तेहकाम से ही होता है, उसमें लोगों के अंदर भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने जिनको इलेक्ट किया है वही आए हैं, हमारे पसंदीदा लोग हैं। और वो लोग भी, ये आवाम पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तो यही है ना कि आवाम आती है वही उन लोगों को इलेक्ट करती है। अच्छे लोगों को अगर वो करेगी तो इसी तरह डेमोक्रेसी मजबूत होगी, वो लोग आएंगे आगे, लॉ मेकिंग करेंगे, लेजिस्लेटिव बिजनेस करेंगे, तो ज़ाहिर है आवाम भी इसमें उनको भी फ़ायदा है, मुल्क को भी फ़ायदा है, तरक्की भी होगी, और इसी तरह मैं समझता हूँ ये ज़्यादा कामयाब रहेगी। तो होप से आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ कीप वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। तो भैया वीडियो खत्म हो गया और मुझे बड़ा दुख होता है यार, इतने सीनियर लोग हैं वो जो जैसी बातें कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है यार इनकी सोच देखकर। दुख इसलिए होता है क्योंकि पता इन्हें सब कुछ है, इन्हें सच्चाई पता है कि भारत डेवलप हो रहा है, भारत में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उसके बावजूद ये लोग ऐसी बातें करते हैं। अगर भारत में लोकतंत्र मजबूत नहीं होता तो न इंफ्रा पे इतना ज्यादा काम किया जा रहा है, देश के विकास में इतना ज्यादा काम किया जा रहा है। आप हमारे रोड नेटवर्क्स देखिए, आप हमारे रेल नेटवर्क्स देखिए, आप हमारे एयर नेटवर्क्स को देखिए, आप हमारे डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन को देखिए। ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, और अगर हमारी सरकार अच्छी नहीं होगी तो जनता उसे अगले अगले चुनाव में उतार देगी। भाई हक तो जनता के पास है ना। ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल से ज्यादा देर तक सत्ता पे काबिज रह नहीं सकते। अगर जनता ने मन बना लिया कि बॉस आपका काम हमें पसंद नहीं आ रहा, हम आपको यूं चुटकियों में हटा देंगे, और यही होता है। अगर काम पसंद नहीं आता है किसी पार्टी का तो वो दोबारा नहीं चुना जाता, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। जो काम करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा, जिसका विकास जमीन पर दिखेगा। भाई अगर बुलेट ट्रेन आ रही है तो दिखेगी ना, अगर वंदे भारत टाइप की ट्रेनें आ रही हैं तो वो दिखेगी ना। अगर जिन सड़कों पे मैं चल रहा हूं, अगर वो अच्छी सड़कें हैं, उनमें टूट फूट होती है, फौरन मरम्मत होती है, तो वो चीज दिखती है ना। भाई मुझे इलाज कराने जाना होता है, देश भर में अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, तो वो चीज दिखती है ना। हवा में तो बातें नहीं है। तो जो हवा में बात करेगा वो अगले चुनाव में हार जाएगा, जाहिर सी बात है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं, और भारत का लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत है, भारत की संस्थाएं बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और वो देश को आगे बढ़ा रही हैं। मोदी जी अभी हैं, अगली बार हो सकता है नहीं रहे, कोई दूसरा लीडर आ जाएगा। भारत में लीडर्स की कमी नहीं है, और भारत के लीडर्स हमेशा भारत को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, और जो नहीं सोचता है वो कभी सत्ता में नहीं आ सकता। आप लाख विरोध प्रदर्शन करते रहिए, आप लाख सड़कों पर उतरते रहिए, जनता सब कुछ जानती है, और जनता जानती है कि कौन सा नेता उनके लिए फायदेमंद है और कौन सा नेता नहीं है। अब ये बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। हमारा लोकतंत्र अब इतना मजबूत हो गया है कि एक मुश्त लोग देखते हैं। अब वो खिचड़ी वाली सरकार की बात नहीं रही। तो अब ये जमाना गया, लोकतंत्र और ज्यादा इंप्रूव हुआ है, और ज्यादा क्लियर हुआ है, जिससे एक पार्टी को बहुमत दिया जाए कि भाई वो खुल के काम कर सके। वो पार्टी बीजेपी भी हो सकती है, वो पार्टी कांग्रेस भी हो सकती है, वो पार्टी XYZ कोई भी हो सकती है। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। और पाकिस्तान को जरूरत नहीं है हमें बताने की कि जमहूरियत किसे कहते हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का हमारे पास। हमारे लोकतंत्र के लोग दुहाई देते हैं। इतना बड़ा देश, 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या,
और उसके बाद भी देश ग्रो कर रहा है। कई सारे मतभेद हैं, लेकिन जहां पर देश की बात आती है वहां पर कोई मतभेद नहीं। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।